लगाना। नमस्कार साथियों, जीएस टाउन के यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर का जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम, चाहे आप एमटीएस दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो, सीजीएल दे रहे हो, या जितने भी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम भारत सरकार द्वारा, यूपी सरकार द्वारा या किसी भी स्टेट सरकार द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, उसमें करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। और करंट अफेयर आपका सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है, ये बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो उसी करंट अफेयर को, उसकी करंट अफेयर की वैल्यू को देखते हुए हम करंट नवंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आए हैं। और ये समझ लीजिए कि अभी शुरुआत है। पूरा हम पहले छोटे छोटे सेक्शन में नवंबर का 2020 के करंट अफेयर, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, उसको लेकर के आएंगे। और फिर हम एक कंपाइल वीडियो लेके आएंगे, जो मतलब आपकी एक कह सकते हैं मैराथन क्लास होगी, उसको हम लेकर के आएंगे, जिसमें ये पूरे मंथ का करंट अफेयर आपके एग्जाम में होगा। और इसमें हमारे चैनल जो जीएस टाउन यूट्यूब चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। इस पर आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी, जितने भी क्वेश्चन यहाँ कराए जाएंगे उसकी पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम, हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस टाउन ऑफिशियल नाम से है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ जो हैं वो मिल जाएंगे। जैसे क्लास ओवर होगी, क्लास आप ख़त्म करेंगे, हम कमेंट बॉक्स में या कह लीजिए कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, और टेलीग्राम पे जाकर आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए क्लास शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपने कस्टमर के फेस आइडेंटिफिकेशन आधारित ई केवाईसी सेवा की शुरुआत की है? तो आपको बताना है वो पेटीएम है, एसबीआई है, पीएनबी है, एयरटेल पेमेंट बैंक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ए, यानी पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपने कस्टमर के लिए फेस आइडेंटिफिकेशन आधारित ई केवाईसी सेवा की शुरुआत की है। और इस ई केवाईसी सेवा सर्विस में ये पेटीएम पेमेंट बैंक क्या करने वाला है? इसके पेटीएम पेमेंट बैंक में आप खाता खुलवाते हैं, इसमें किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा? समय की बचत होगी। आधार कार्ड या ओटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप जाते हैं बैंक में तो देखते हैं खाता खुलवाते हैं तो उसमें ओटीपी की ज़रूरत पड़ती है, आधार कार्ड लगता है। लेकिन इसमें एयरटेल पेमेंट बैंक ने जो ई केवाईसी सेवा की शुरुआत की है, उसमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, और इससे आपकी समय की बचत होगी। खाता खुलवाने में किसी जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है उससे आप बच जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी के वर्तमान चेयरमैन कौन है? आपको बताना है कि यूपीएससी के वर्तमान चेयरमैन कौन है। ये है प्रीति सूदान है, या डॉक्टर मनोज सोनी है, या अनूप सोनी है, या मनीष कश्यप है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है कि यूपीएससी के वर्तमान चेयरमैन मनोज सोनी जी हैं। और हम यूपीएससी के बारे में कुछ जो फैक्ट है उसको देख लेते हैं। तो यूपीएससी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 10 अक्टूबर 1926 को। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और अनुच्छेद 315 से 323 तक में यूपीएससी के प्रावधान दिए गए हैं। यानी जो हमारा संविधान है उसमें 315 से 323 तक के जो अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल हैं, उसमें यूपीएससी का गठन और उसकी शक्तियों और कार्यों के बारे में वर्णन किया गया है। यूपीएससी के फाउंडर कौन माने जाते हैं? यूपीएससी के फाउंडर माने जाते हैं जो फाउंडर हैं वो ये यूनाइटेड किंगडम से यूपीएससी का जो हम लोग आइडिया है, ये गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम से हमने एडॉप्ट किया है। और यूपीएससी के फाउंडर कौन माने जाते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूपीएससी के फाउंडर कौन है या कौन माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने मंकी पॉक्स का नाम बदल के एम पॉक्स किया है? यानी कोई एक संस्था है, आपको संस्था का नाम बताना है इन चारों में से, उसने मंकी पॉक्स का नाम बदल के एम पॉक्स कर दिया है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा WHO। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, WHO। अब WHO के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका कार्य क्या होता है?
कार्य होता है विश्व में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं जागरूकता फैलाना। और इसके सदस्य कितने देश हैं? 194 देश जो है वो है WHO के सदस्य देश है, यानी उसके मेंबर हैं। और WHO का काम होता है विश्व में पूरे ग्लोबल लेवल पे जितनी भी बीमारियां आती हैं, नई बीमारियां आती हैं, उसकी समस्याओं को निदान करने के लिए सारे देशों को एक साथ ला करके एक मंच प्रदान करती है, जिससे क्या होता है किसी भी महामारी या बीमारी से निपटने के लिए सारे देश एकजुट होकर काम करते हैं उस पर। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन है आपको अवनी लेखरा, सरकार तलवार, या फिर आरवी रमेश, या फिर राकेश राव। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड अवनी लेखरा को दिया गया है। अब हम पैरा ओलंपिक के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। पैरा ओलंपिक क्या होता है? ये विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों का ओलंपिक होता है। इसका संचालन IPC इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक काउंसिल 1960 से इसकी शुरुआत मानी जाती है और इसका संचालन भी यही करता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हिमालयन याक को फूड एनिमल किसने घोषित किया है? आपको बताना है जो हिमालयन याक होता है उसको फूड एनिमल मतलब ऐसा एनिमल जो फूड के रूप में लिया जा सकता है, तो किसने घोषित किया है? FCI ने, WHO ने, या स्वास्थ्य मंत्रालय ने, या FSSAI ने? इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। अब चलिए इसके बारे में हम थोड़ा जो जानकारी ले लेते हैं। तो FSSAI इसका फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म आप देखेंगे। उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 सितंबर 2008 को। इसका कार्य क्या होता है? देश के अंदर खाद्य सुरक्षा को बनाए रखना। और इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है? इसके वर्तमान चेयरमैन है रीवा टियोरिया। कौन है वर्तमान चेयरमैन? रीवा टियोरिया। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं FCI के बारे में। हो सकता है क्वेश्चन आपको FCI के बारे में, ये जो हम क्वेश्चन कराए हैं हिमालयन याक को फूड एनिमल किसने घोषित किया है, ये क्वेश्चन आप पूछ के ये पूछ ले कि FCI का फुल फॉर्म क्या होता है, या उसका मुख्यालय पूछ ले, या उसका स्थापना कब हुआ था, या उसका कार्य पूछ ले, या उसके वर्तमान चेयरमैन को पूछ ले। तो ये सारे फैक्ट जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं आपके एग्जाम में, वो हमने एक जगह कर दिया है कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के इसका आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। पहले आप वीडियो देखिए 2 बार 3 बार, जितनी बार आपको समझ में ना आए तब तक देखिए इसको। उसके बाद PDF से पढ़िए। ये सारे की पॉइंट्स हैं और एक की पॉइंट के माध्यम से पढ़ने में, इसी को स्मार्ट स्टडी बोलते हैं कि की पॉइंट से आप ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें और काफ़ी यूजफुल हो आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। G20 सेप्रा मीटिंग भारत के किस द्वारा, जो ये मीटिंग हुई है सेप्रा मीटिंग, ये भारत के किस शहर ने इसकी अगुवाई की है? G20 सेप्रा मीटिंग की भारत के किस शहर के द्वारा अगुवाई की गई है? तो इसका आंसर कौन सा होगा? नई दिल्ली होगा, पटना होगा, लखनऊ होगा, उदयपुर होगा? इसका ऑप्शन डी सही है, उदयपुर। अब उदयपुर के बारे में हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो उदयपुर को क्या बोला जाता है? झीलों का शहर बोला जाता है, या इसको पूर्व का वेनिस भी बोला जाता है। जो वेनिस शहर है वो काफ़ी फेमस है, उसको पूर्व का वेनिस हम उदयपुर को हम पूर्व के वेनिस के नाम से भी जानते हैं। और जो G20 सेप्रा मीटिंग हुई थी उसका लक्ष्य क्या था? उसका लक्ष्य था G20 देशों के बीच विकास का सौहार्द, ये होगा सौहार्द संबंधों को स्थापित करना। G20 सेप्रा मीटिंग के पीठासीन अधिकारी कौन थे? अमिताभ कांत। कौन थे? अमिताभ कांत। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किया है? महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है उज्जैन, मध्य प्रदेश में।
अब महाकाल कॉरिडोर के बारे में हम थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो है महाकाल जो कॉरिडोर बनाया गया है वो काशी विश्वनाथ मंदिर से आकार में 4 गुना बड़ा है। आकार में कितने गुना बड़ा है? 4 गुना बड़ा है। अब उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ये जो उज्जैन मध्य प्रदेश में बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा देखते हैं हम। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन आपसे कराया जा रहा है उसके इर्द गिर्द, यानी जो क्वेश्चन डायरेक्ट ना के इनडायरेक्ट पूछा जा रहा है, अगर कोई क्वेश्चन मध्य प्रदेश से रिलेटेड है या मध्य प्रदेश हमारे ऑप्शन में आ रहा है तो हम उसके बारे में भी सारे फैक्ट कलेक्ट कर रहे हैं कि आपके एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सफलता सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वें पुरुष फुटबॉल विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है कि जो 22वें पुरुष फुटबॉल विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ था? दुबई में हुआ था, कतर में हुआ था, इंग्लैंड में या चीन में हुआ था? तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब हम क्या करते हैं, ये जो 22वां फुटबॉल विश्व कप हुआ था उसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसका कौन सा संस्करण था फुटबॉल विश्व कप का? ये 22वां संस्करण था। ये कब से कब तक चला है? 20 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक चला है। और जो 22वां फुटबॉल विश्व कप है उसको फीफा के नाम से भी जानते हैं, या फीफा कह सकते हैं या पुरुष फुटबॉल विश्व कप कह सकते हैं। तो चल इसका जो फुल फॉर्म है वो है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। अब फीफा की शुरुआत कब हुई थी? फीफा की शुरुआत हुई थी 21 मई 1904 से हुई थी। फीफा में कुल कितनी टीमें इस बार पार्टिसिपेट की हैं? वो है 32 टीमें। विजेता कौन है? विजेता है अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना के एक काफ़ी पॉपुलर खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी, और यही कैप्टन भी थे अपने टीम के। और जो अर्जेंटीना है वो 36 साल बाद फीफा का विजेता बनी है। वो विजेता कौन था? फ्रांस था। और फीफा का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। इसका मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये चैंपियन ऑफ द अर्थ जो है पर्यावरण में योगदान देने के लिए, पर्यावरण में आपका योगदान अगर अच्छा है तो आपको चैंपियन ऑफ द अर्थ के नाम अर्थ का पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको बताना है कि इस बार का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो गीता शास्त्री को दिया गया है, विराट कोहली को दिया गया है, या पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है, या ध्यानचंद्र को दिया गया है? तो इसका ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए इस रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। आ गया ये संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण के संबंध में, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक, ये जो है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की जो श्रेणी होती है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की श्रेणी जो है, ये श्रेणी है यूएनईपी राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एंटरप्रेन्योर विजन यानी उद्यमिता दृष्टिकोण, इसके थ्रू ही चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार दिया जाता है। अब है वन्य जीव विज्ञानी, मतलब पूर्णिमा देवी वर्मन किस क्षेत्र से रिलेटेड थी? ये है वन्य जीव विज्ञानी है। और 2018 का चैंपियन ऑफ द अर्थ, जैसे इस बार का ना पूछ के 2018 का पूछ दे आपसे, क्योंकि जो न्यूज में चीज़ें रहती हैं तो उससे कई बार उसके पास में भी जाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 2018 का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसको दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। किस लिए दिया गया था? पर्यावरण के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए दिया गया था। अब 2021 का चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ब्रिटेन के सर डेविस एटनबरो को दिया गया है। किसको दिया गया है? सर डेविस एटनबरो को दिया गया है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन बनाने का रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है? मतलब इस देश ने दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है, स्विट्जरलैंड। अब इसके बारे में जो फैक्ट देखते हैं, जो ये ट्रेन बनाई गई है उसमें डिब्बों की संख्या कितनी है? 100 है,
ट्रेन की लंबाई है 1910 मीटर है। कहाँ चलाई गई है? अल्पाइन की पहाड़ियों में चलाई गई है ये। अब बताइए, जो स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न है। इसकी मुद्रा क्या है? स्विस फ्रैंक है। राष्ट्रपति कौन है? एलन पेसेंट है। और पर्यावरण के लिए प्रसिद्ध, ये पर्यावरण नहीं होगा, ये पर्यटन होगा। स्विट्जरलैंड जो है वो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध यूरोपीय देश है। सारे फैक्ट्स आपने देख लिए और सारे फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे, ये सारे फैक्ट्स। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? 1 नवंबर सही है, या 2 अक्टूबर सही है, या 31 अक्टूबर सही है, या फिर 4 दिसंबर सही है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, 31 अक्टूबर। अब राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं हम। ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे लक्ष्य, मोटो क्या है। तो ये भारत के जो पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और इसका लक्ष्य क्या है? देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखना। राष्ट्रीय एकता दिवस का लक्ष्य आपसे पूछ ले तो इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखना। और नर्मदा नदी के तट पे सरदार वल्लभ भाई पटेल से ही रिलेटेड ये फैक्ट है। नर्मदा नदी के तट पे स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है। काफ़ी न्यूज में था, आपने सुना भी होगा। उसके बारे में हम 2-3 फैक्ट देख लेते हैं। इतिहास में पटेल जी की योगदान को याद रखने के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया था। इसके पूछ दे आपके क्वेश्चन में कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के निर्माण करने के पीछे मोटो क्या था, तो वो था इतिहास में पटेल जी के योगदान को याद रखने के लिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है? 182 मीटर है। और गुजरात के कहाँ बनाया गया है? ये गुजरात के केवड़िया जिले में बनाया गया है। किस नदी के तट पे है? तो नर्मदा नदी के तट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया मुक्त अभियान यानी AMLAN किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा चलाया गया है? तो ये आपको ये उड़ीसा, उत्तराखंड, बिहार या हरियाणा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, उड़ीसा। अब इसके बारे में थोड़ा फैक्ट देखते हैं हम। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी हैं। जो एनीमिया मुक्त अभियान चलाया गया है उसके पीछे लक्ष्य क्या है? लक्ष्य उसका है राज्य में महिलाओं एवं बच्चों को एनीमिया की समस्या से उनका पूर्ण उन्मूलन हो, यानी एनीमिया की समस्या से जो महिलाएं और बच्चे ग्रसित हैं वो मुक्त हों। राज्यपाल कौन है उड़ीसा के? गणेशी लाल जी हैं। उड़ीसा की पहली महिला गवर्नर कौन थी? ये थी नंदिनी सतपंथी। उड़ीसा के पहले गवर्नर थे सर जॉन ऑस्टिन हैवक। तो अभी हम 12 क्वेश्चन ही रखते हैं और हम छोटे छोटे पार्ट में करंट अफेयर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप 15 मिनट 20 मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं 12 क्वेश्चन हर सेगमेंट में हम लेकर आ रहे हैं और उसको आप अच्छे से कवर करें, अच्छे से देखें, पढ़ें। उसके बारे में आप क्वेश्चन तो पढ़िए ही पढ़िए, उसके बारे में जो ये फैक्ट है, हम ये फैक्ट इसलिए लिख के लाए हैं क्योंकि जो आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी उसमें PDF से पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम वर्बली अगर बोल के आपको समझा देते तो आप वीडियो देखते, फिर PDF पढ़ते, तो फिर आपको बार बार रिकॉल करना पड़ता। इससे अच्छा है कि आप PDF एक बार खोल के देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएंगी। इसको बार बार रिवाइज करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। चलिए तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।